जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं VBU सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 17 पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम वीडियो। जिस प्रकार से मैंने आपको मेजर पेपर 16 का पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम वीडियो दिया था, उसी प्रकार से आज हम आपको मेजर पेपर 17 पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम वीडियो बताने जा रहे हैं। आपको केवल वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों जो VBI होगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो ये सब देख सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण, पंथ निरपेक्षता, भारतीय लोकतंत्र, मीडिया की भूमिका, भारत में गठबंधन सरकार, उसके बाद भारत में जेंडर असमानता, नक्सलवाद, भाषा क्षेत्र, यही सब आपके टॉपिक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये सब का जो मैं आंसर बनाया हूँ ना, इस सब का सब मेरा पहले का आंसर बनाया गया है, ठीक है। जो मैं ऑलरेडी कॉपी और पेन के द्वारा लिख करके कॉपी में मैं समझाता था, ठीक है। अभी मैं कंप्यूटर पर लिख के समझा रहा हूँ। पहले का जो आंसर होता था वो कॉपी में हम लिख करके समझाते थे, ठीक है। तो वही सब पहले वाला ही वीडियो है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया दोस्तों, आपको गौर करके समझना है, ठीक है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें। या तो अगर क्वेश्चन चेंज करके दे दो दोस्तों कि राष्ट्रीय एकीकरण के चुनौतियों के समाधान के लिए सुझावों का वर्णन करें। यहाँ पर चुनौतियों के बारे में बताना है, यहाँ पर समाधान के बारे में बताना है। तो हम जो क्वेश्चन का आंसर बताया ना दोस्तों, उसमें मैंने चुनौतियों के बारे में भी बताया और समाधान के बारे में बताया। तो चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे या इस प्रकार से, आंसर आपको सेम लिखना है। राष्ट्रीय एकीकरण से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, परिभाषा, चुनौती, समाधान, या तो इनका चुनौतियों के समाधान के लिए वर्णन करें, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा करके, बस आपको वहाँ पे ये चीज़ देखना है कि राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए। कभी कभी चेंज करके राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्रीय एकता दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय एकता दोनों एक ही है, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है राष्ट्र के जितने सारे लोग हो उसको एक होकर के रहना है, ठीक है। एकता बन करके रहना, ठीक है। अलग नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसी भावना है जो विभिन्न संस्कृति, जातियों तथा भाषाओं को बोलने वाले लोगों में एकता पैदा करती है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसा भावना होती है जो विभिन्न प्रकार के संस्कृति, जो अलग अलग लोगों का अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, जिनकी भाषा अलग अलग होती है, उन सभी लोगों के अंदर एक एकता पैदा करती है, एक होने के लिए पैदा करती है, ठीक है। उसी को तो हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण बोलते हैं ना। मान लो किसी की जाति अलग है, कोई भाषा अलग बोल रहा है, कोई अलग अलग भाषा बोल रहा है, तो वो अलग अलग हो गया। लेकिन अलग अलग भाषा बोलते हुए भी अगर वो एक हो जा रहा है, एक साथ मिलकर रह रहा है, तो हमारा राष्ट्रीय एकीकरण हो गया, ठीक है। तो अलग अलग संस्कृति वाले लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग जब एक साथ मिल करके रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, तो वो क्या होगा, उससे हमारा एकता पैदा होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोला, देश में विघटन कार्य शक्तियों को आगे बढ़ने से रोकती है। अब देखो, जब हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे ना, तो देश में जो विघटन कार्य शक्ति होती है, विघटन कार्य शक्ति मतलब उल्टा, जो हमारे देश को बर्बाद की ओर ले जाती है, ठीक है। उस प्रकार की शक्ति क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब हम लोग लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे, तो जो हमारे देश में क्षति पहुंचाने वाला शक्ति है, उस प्रकार का घटना जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तथा उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती है। जो हमारा राष्ट्रीय एकता होती है, अगर हम लोग एक साथ मिलेंगे तो क्या कोई भी ये घटना को आगे बढ़ने देगी क्या, बिल्कुल उस घटना को आगे बढ़ने नहीं देती है। राष्ट्रीय एकीकरण का जो संबंध है वो अनेकता में एकता पैदा करना है। अनेकता का मतलब हो गया बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। तो अनेकता मतलब अनेक प्रकार के लोग हैं, उन सभी को एक होना यानी एकता पैदा करना ही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय एकीकरण। इसका सिंपल सा फंडा है, अनेक लोगों में एक होना यानी कि अनेकता में एकता पैदा होना, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नीचे उसी के बारे में, ठीक है। अतः राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है कि भारत की सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक एकता की परंपराओं के आधार पर उस राष्ट्र में एक ऐसे संगठित सामूहिक जीवन का निर्माण करना जिससे जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद जैसा संकीर्ण और संकुचित भावनाएं पूरी तरह नष्ट हो जाए। देखो, मतलब राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ सिंपल सा ये है ना कि जो हमारे पुरानी जो संस्कृति चली आ रही है, ठीक है, जो हमारे भारत की जो सदियों से चली आ रही जो संस्कृति है वह बना रहे और सभी लोग एक होकर के रहें। जो हमारा परंपराएं यानी शुरुआत से जो हमारा संस्कृति चली आ रही है, सभी लोग क्या करें, उनका सम्मान करें और एक साथ मिल करके रहें, ठीक है। और सभी का संस्कृति क्या हो, एकता बना रहे।
उसके बाद जो हमारे भारत में जातिवाद होता है, जातिवाद मतलब अलग अलग प्रकार के जाति के जो लोग हैं, संप्रदायवाद मतलब जो अलग अलग प्रकार के लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं जाति धर्म के नाम पे, भाषावाद भाषा को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, क्षेत्रवाद जो जगह को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि ये क्षेत्र मेरा वो क्षेत्र मेरा है। तो ये सब जैसे जो संकीर्ण और संकुचित भावनाएं हैं ना, वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी भावना है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा को लेकर के, चाहे जाति को लेकर के, चाहे भाषा को लेकर के, चाहे क्षेत्र को लेकर के, किसी भी प्रकार के जो भावना है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब है एक साथ मिल कर रहना और जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद ये सब चीज़ों की भावनाओं को बिल्कुल क्या कर देना, नष्ट कर देना, ये सब झगड़ा से क्या हो जाना, दूर हो जाना। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने अर्थ देखा। ठीक है, अब देखते हैं परिभाषा। तो इसका परिभाषा अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग लोगों ने, जो विद्वान लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से इसका परिभाषा दिया। ठीक है, अब क्या है इसका परिभाषा, देखो राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषाएं। तो राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषाएं अनेक विचारकों ने इस प्रकार दिया। तो यहाँ पे कम से कम मैंने 2 विचारक लिया, 2 व्यक्ति का नाम लिया जो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ दिया है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इसने क्या कहा राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में। तो इसने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण कोई भवन नहीं है, मतलब कोई घर नहीं है जिसे ईंटों व चूने आदि से बनाया जा सकता है। मतलब इसने कहा कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो कोई घर नहीं है जिसे हम ईंटा और चूना लगा करके बना देंगे। ठीक है, बल्कि इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसा विचार है जिसका विकास लोगों के दिलों में होता है। यह एक चेतना है, चेतना मतलब सोचने विचारने का। ठीक है, जिससे सामूहिक रूप में लोगों को जगाना है ना। मतलब इसने ये कहा कि कोई यह चीज़ नहीं बनाने वाला जिसको हम ज़बरदस्ती बना देंगे या तो फिर कोई चीज़ घर की जैसा बनाने वाला नहीं है हमारा ये राष्ट्रीय एकीकरण, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण तो एक विचार है जो लोगों के अंदर दिल में होता है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय एकीकरण होता है वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, यह एक चेतना है जिससे सामूहिक रूप में लोगों को जगाना है, मतलब सभी समूह के रूप में क्या करते हैं, लोगों को जगाने का काम किया जाता है। ठीक है, और सभी लोगों के बीच में एकता पनपती है और सभी लोग एक होकर के रहते हैं। ठीक है, तो ये किसका कहना है, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार से। अब एक और व्यक्ति है कबीर के अनुसार। अब देखते हैं कबीर क्या कहते हैं। ठीक है, हम उसी प्रकार के व्यक्ति का नाम ज़्यादा यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को पसंद हो, जो आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे विद्वान ने इसका डिफिनेशन दिया है। ठीक है, बट मैंने 2 यहाँ पे लिया है। तो देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण एक जाति धर्म या भूगोल पर आधारित नहीं है। इसने ये कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण कोई जाति या धर्म या भूगोल पर आधारित नहीं है, ना ही यह किसी समूह पर आधारित है। मतलब ना कोई जाति पर आधारित है, ना कोई धर्म पे, ना कोई भूगोल पे और ना ही कोई समूह पर, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति अपनात्व की भावना पर आधारित है। मतलब इसने ये कहा, कबीर ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो किसी भी प्रकार की चीज़ों पर, कोई भी विषयों पर ये हमारा आधारित नहीं है, ना जाति धर्म वर्ग के या तो फिर किसी भी समूह पर, किसी पर भी आधारित नहीं, बल्कि या तो एक राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनत्व मतलब अपनापन की भावना पर आधारित है। समझ गए, सिंपल से लिखना कबीर के अनुसार से कि जो राष्ट्रीय एकीकरण वो किसी भी चीज़ों पर आधारित नहीं है, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना तो किसी समूह पे, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अपनत्व की भावना है, अपना होने की भावना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां कि राष्ट्रीय एकीकरण की कौन कौन सा चुनौतियां हैं, आखिर कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से राष्ट्र हमारा एक नहीं हो पा रहा है, राष्ट्र के लोग एकता नहीं हो पाते हैं, लोगों में एकता नहीं बन पाती है, आखिर कौन कौन सा ऐसा चुनौती है। तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से डायग्राम एग्जाम में भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियाँ कौन कौन है, आर्थिक अंतर, जातिवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, अनेक प्रकार की है। ठीक है, अगर इसको आप लिखेंगे तो भी अच्छा, नहीं लिखेंगे तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, ये आपको हेडिंग जरूर लिखना है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियाँ। अब कौन कौन सा चुनौतियाँ हैं, तो पहला है सांप्रदायिकता, मतलब लड़ाई झगड़े, जो जाति धर्म के लोग पे, हिंदू मुस्लिम ये जाति वो जाति करके जो लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा जब लड़ते हैं तो हम अगर मान लो कहीं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता है तो हम अलग हो गए, ठीक है, वो अलग हो गया, इस प्रकार से राष्ट्र में एकता नहीं बन पाती, तो ये एक चुनौती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिलकर के रहना चाहिए सभी को। इनके कारण अन्य धर्मों, देखो सांप्रदायिकता, इसके कारण अन्य धर्मों या समुदाय के लोगों के प्रति घृणा और विरोध शामिल होते हैं, है ना। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति क्या करते हैं, घृणा और विरोध शामिल होते हैं। इसका परिणाम होता है कि लोगों उन समुदाय या धर्मों के लोगों के प्रति विभेदवादी भाव विकसित करते हैं,
हैं और इससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। अब इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं। जब घृणा करते हैं तो उससे भेदभाव होता है, ठीक है, उसके साथ हम रहते नहीं हैं और इससे हमारा क्या होता है, हमारा देश में एकता नहीं बन पाती है और अखंडता प्रभावित हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता देख लें कि जब भी दो धर्मों के बीच झगड़े होते हैं तो ये एक दूसरे से घृणा करते हैं, इससे हमारा देश टूटता है, लोगों में एकता नहीं बन पाती है, ठीक है। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा उदाहरण हिंदू और मुस्लिम तनाव है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद जैसे बहुत सारे स्टेट होते हैं, बहुत सारे राज्य होते हैं, ठीक है, जो बड़ा राज्य होता है। तो मान लो कि एक राज्य है, मान लो झारखंड है, ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं। मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि कोई कुछ दूसरा भाषा बोल रहा है, कोई दूसरा भाषा बोल रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं उस भाषा के आधार पर एक अलग और राज्य बना दिया जाए। उनका कहना है कि हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं उसके आधार पर एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि क्षेत्रों के आधार पर सभी जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके बीच क्या होना, लड़ाई झगड़ा होना कि ये मेरा क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्र है, इस प्रकार से। तो क्षेत्रवाद भारत एकीकरण में एक चुनौती है। विभिन्न राज्यों में कभी कभी भाषा के आधार पर झगड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी भाषा के आधार पर कि हम लोग ये भाषा बोल रहे हैं तो हम लोग का ये क्षेत्र है, तुम लोग वो भाषा बोल रहे हो तुम लोग का वो क्षेत्र है, ऐसे करके, ठीक है। क्षेत्रवाद एक प्रकार का भावना होता है जो विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होता है। अब देखो, एक जो क्षेत्रवाद होता है वो एक तो भावना होती है, ये कोई तो ईटा पत्थर नहीं है घर बनाने वाला चीज़, ये तो एक भावना होती है जो विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होती है। विशिष्ट क्षेत्र मतलब कोई एक खास क्षेत्र, ऐसा नहीं कि पूरा झारखंड में ही क्षेत्रवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि झारखंड को अलग कर दो फिर से, ऐसा नहीं। झारखंड के अंदर कुछ ऐसे छोटे मोटे जगहों में विशिष्ट क्षेत्र मतलब एक विशेष क्षेत्रों से संबंधित होता है जो लोगों का डिमांड होता है कि हमारे क्षेत्र अलग कर दिया जाए, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना मानव व्यवहार और रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती है। और जो क्षेत्रवाद होती है ना, वो मानव व्यवहार, रहन सहन की किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, तो जिस प्रकार का उनका व्यवहार है उसी प्रकार के लोग समर्थन करते हैं कि हमारा क्षेत्र अलग कर दिया जाए। और दूसरे प्रकार के लोगों का जिस प्रकार से व्यवहार रहता है, उनका रहन सहन रहता है, उस प्रकार के लोग अपने अकॉर्डिंग अलग से एक क्षेत्र का बनाने का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार का क्षेत्र का डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रवाद। तो इस प्रकार से भी टूटते हैं, बल्कि उन लोगों को एक साथ रहना चाहिए। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी एक साथ होना चाहिए, तब हमारा राष्ट्रीय एकता बनेगा। लेकिन वो लोग अलग अलग क्षेत्र का डिमांड करते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्र है, ऐसा करके, तो ये क्षेत्रवाद हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रवाद अपने क्षेत्रीय विकास पर जोर देता है। अब देखो, क्षेत्रवाद जो होता है वो अपने क्षेत्रीय विकास पर जोर देता है। क्या अगर झारखंड का कोई कोना में विशेष प्रकार का अगर कोई जाति बस रहा है, वहाँ पे कोई विशेष प्रकार का भाषा बोलने वाले अगर लोग हैं, तो क्या वो दूसरे क्षेत्र का विकास करेगा? वो अपने ही क्षेत्र का विकास करेगा, ठीक है। तो क्षेत्रवाद क्या होता है, वो अपने ही क्षेत्रीय विकास पर जोर देता है, दूसरे के नहीं। तीसरा है भाषावाद। अब भाषा के आधार पर भी क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। भाषा के आधार पर भी लोगों में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, झगड़े होते हैं, टूट जाते हैं, फिर एकता नहीं बन पाता है। तो राष्ट्रीय एकता में भाषावाद एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित है। भारत में बहुत प्रकार की भाषा बोली जाती है, ठीक है। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब बहुत प्रकार का भाषा बोला जाता है, ठीक है। हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। भारत में अनेक प्रकार का क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। बहुत प्रकार का क्षेत्रीय भाषा, जैसे खोरठा हो गया, फिर बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, बहुत प्रकार का भाषा बोला जाता है, ठीक है। जिससे मान्यता भी प्राप्त है और सभी भाषा को मान्यता भी प्राप्त दिया गया, ठीक है। इनके बावजूद भी भाषा राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। इसके बावजूद भी जो भाषा होता है ना, वो राष्ट्रीय एकता को तोड़ता है, ठीक है, कहीं ना कहीं बुरा असर डालता है। नेक्स्ट देखो, चौथा, अल्पसंख्यकों का सवाल। अब अल्पसंख्यकों का क्या सवाल है, तो अल्पसंख्यक भी राष्ट्रीय एकता को तोड़ता है, क्योंकि बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है। जो बहुत संख्यक है, मतलब मान लो कि कोई एक ऐसा जाति है जिनका संख्या ज़्यादा है और एक ऐसा जाति जिसका जनसंख्या कम है, तो ज़्यादा संख्या वाले जाति क्या करते हैं, छोटे जनसंख्या वाले जाति पे क्या करते हैं, वो अपना वर्चस्व जमाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो ये एकता तो फिर नहीं हुआ, जिसके कारण इन दोनों में एकता नहीं बन पाता है और एकता टूट जाता है और झगड़े विद्रोह शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी ये राष्ट्रीय एकता टूट जाता है। ये भी एक चुनौती है। पाँचवा, छोटे छोटे राज्यों की मांग। अभी मैंने इसके पहले कुछ देर पहले बताया था कि छोटे छोटे राज्यों का मांग कर दिया जाता है, ठीक है। तो किसी राज्य के अंदर कुछ विशेष क्षेत्रों के लोग द्वारा एक अलग राज्यों की मांग करने लगते हैं, ठीक है, कि मेरा भाषा ये है तो हम लोग एक अलग राज्य बना दो। वो कहता है कि मेरा भाषा ये है तो हम लोग एक अलग राज्य बना दो, इस प्रकार से, ठीक है। तो छोटे छोटे राज्यों का मांग जाति, भाषा आदि के आधार पर किया जाता है। अब छोटे छोटे राज्यों का मांग क्यों किया जाता है, कि मेरा जाति अलग है, मेरा भाषा अलग है। तो जाति, भाषा, अनेक प्रकार के विषयों पर क्या किया जाता है, अलग अलग राज्यों का मांग किया जाता है।
छठा, आतंकवाद की समस्या। अब हमारे देश में बहुत सारा आतंकवाद है। अब इस आतंकवाद की वजह से चोरी डकैती, इस सब चीज़ों जो आतंकवाद है, दूसरों को मारना पीटना, इसकी वजह से भी हमारी एकता नहीं बन पाती है। एकता की समस्या भी राष्ट्रीय एकीकरण की एक चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद के कारण हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचती है और राजनीति को आगे बढ़ने से रोकती है, और ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था को आगे करने से क्या कर देती है, रोक देती है, आगे बढ़ने देती नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, प्रयास रहेगा कि जितना जल्द हो सके मैं सारे टॉपिक को आपको कंप्लीट करूं। ठीक है, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण कोई भी राष्ट्र में एकता का भावना नहीं पनप सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा। अभी आप लोग देखते हैं जब भी हम लोग को कार्य कराने के लिए जाते हैं, कोई काम कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे घूस लिया जाता है, कुछ पैसे दो उसके बाद वो काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा देश में एकता नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सब जो भ्रष्टाचार होते हैं हमारे देश में, जो भी भ्रष्टाचार है, चाहे वो नेता के द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा, उस प्रकार का भ्रष्टाचार रुक जाना चाहिए, तभी कोई देश में एकता हो सकता है, नहीं तो वो देश में एकता नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारत में राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाला कार्य कौन कौन सा है, आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से एकता नहीं बन पा रहा। तो 7 रीजन देखा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग ऐसा इसका समाधान ला सकते हैं कि राष्ट्र हमारा एक हो जाए। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता का समाधान, राष्ट्रीय एकता का निम्न समाधान है। कौन कौन सा समाधान है? पहला, शासन प्रणाली में सभी वर्गों की सहभागिता। देखो, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था, जो हमारे देश में शासन नेता लोग शासन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें सभी लोगों को क्या करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जिसका जाति कम है, जिस प्रकार के जाति कम है, उन लोगों को कभी शासन व्यवस्था में जाने ही नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, उनको भी शासन व्यवस्था में एक बार भाग लेने के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी आप कुछ करे। ठीक है, उसके अंदर भी अगर देश के लिए कुछ करने के लिए जज्बा हो तो वो कुछ करे। ठीक है, तो शासन प्रणाली में सभी वर्गों को क्या मिलना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए, सहभागिता मतलब एक बार मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा राष्ट्र में एकता बनेगा। अब मान लो जो बड़ा जाति के लोग हैं, ठीक है, वही सिर्फ क्या कर रहा है, हमारा शासन व्यवस्था में जा रहा है, वही नेता, वही सब प्रधानमंत्री, सब नेता से लेकर के सब कुछ वही लोग हैं, तो इस प्रकार से हमारा एकता नहीं बन पाएगा। दूसरा, शिक्षा जगत में क्रांति। हमें शिक्षा जगत में बहुत बड़े तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर क्रांति करना चाहिए, ताकि सभी तक शिक्षा पहुंचे। जब शिक्षा पहुंचेगा तो उन लोगों का अंदर ज्ञान होगा। ठीक है, उनका जो अंदर का मस्तिष्क है उस शिक्षा से क्या होगा, विकास करेगा, और जब विकास करेगा तो अपने बारे में जानेगा कि राष्ट्रीय एकता को कैसे हम लोग एक साथ मिल कर रह सकते हैं, और अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उससे हमारा क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा, अगर व्यक्तियों में अगर शिक्षा में क्रांति आएगा, लोगों के अंदर अगर शिक्षा की क्रांति आता है, तो इससे हमारा राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा पनपेगा। ठीक है, लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता बहुत बड़े लेवल पर पनपेगा। ठीक है, तीसरा है स्वस्थ लोकमत का निर्माण। स्वस्थ लोकमत का निर्माण होता है कि जब आप लोग देखते हैं, जब चुनाव होता है तो उस प्रकार से जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा रहता है, हम लोग जिसको पसंद भी नहीं करता वो भी चुनाव लड़ करके जीत जाता है। ठीक है, तो ये एक स्वस्थ लोकमत नहीं हुआ। जब स्वस्थ लोकमत रहेगा, अच्छे रूप से चुनाव कराया जाएगा, जो चुनाव निर्माता होता है, ठीक है, यानी कि जो चुनाव आयोग होता है, वो अच्छे रूप से चुनाव करवाएंगे, वो वोट का लीकेज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे रूप से वोट का काउंटिंग करेंगे, तो इससे हम लोग को ये लगेगा कि जिस नेता को हम लोगों ने चुना वही नेता यहाँ पे आकर के नेता भी बना और वही शासन व्यवस्था में आगे जाकर कार्य करेगा, तो उस पर हमें विश्वास होगा कि वो हमारे लिए कार्य करेगा, तो इससे हमारे अंदर एकता बना रहेगा। लेकिन हम जिसको नहीं चाहते हैं वो हमारे जीत जाते हैं पैसों के बदौलत या तो फिर अपने बल के बदौलत, तो इस प्रकार से हम लोग के अंदर एक नकारात्मक भावना होता है और इससे हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में ये होता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। तो अगर अच्छे रूप से चुनाव होगा, अच्छे रूप से लोकमत किया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय एकता जरूर बनेगा। धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है अनेक प्रकार के धार्मिक लोग एक बनकर ही रहे, कभी लड़ाई झगड़ा आपस में ना करें, ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय एकता बना रहेगा। पांचवा, संस्कृति आदान प्रदान। संस्कृतियों का आदान प्रदान, जो हमारा संस्कृति है और मान लो एक मेरा संस्कृति अलग है, दूसरे लोगों का संस्कृति अलग है, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान मतलब वो हमारे संस्कृति को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचाए, हम भी उसका संस्कृति को किसी प्रकार को कोई क्षति पर नहीं पहुंचाए, हमारे संस्कृति को बाधा ना डाले, उनकी भी संस्कृति को हम बाधा नहीं डालेंगे, वो हमारे संस्कृति को अपना सकता है, हम भी उसकी संस्कृति को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति का आदान प्रदान भी अगर होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो भेदभाव सब खत्म हो जाएगा और इससे राष्ट्रीय एकता पनपेगी। छठा, सांप्रदायिक में कमी। जो सांप्रदायिक में कमी क्या है, सांप्रदायिक बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, मतलब जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्रीय एकता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा, आप चाहो तो निष्कर्ष लिख सकते हैं कि उपरोक्त लिखे गए बिंदुओं से स्पष्ट है कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो लोगों को एक साथ बांध करके रखता है, ठीक है, और अगर कहीं
लोगों के बीच किसी भी प्रकार के एक दूसरे से घिरना, नकारात्मक भाव अगर उत्पन्न होता है तो वो राष्ट्रीय एकता को क्या कर देती है, तोड़ देती है। इसलिए सभी लोगों को एक साथ, अगर राष्ट्रीय एकता, हमारे राष्ट्र को अगर राष्ट्रीय एकता बनाना है तो इसके लिए सभी लोगों को एक साथ जुट होकर के रहना पड़ेगा और हमारे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इस कथन की समीक्षा करें। या तो फिर पंथ निरपेक्षता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर सेम लिखना है। वाला भारतीय राजनीति में पंथ निरपेक्षता की भूमिका का विवेचना करें। यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है धर्म निरपेक्षता। तो ध्यान दें, पंथ निरपेक्षता या तो फिर धर्म निरपेक्षता दोनों एक ही है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, क्योंकि संविधान कहता है कि आप चाहे आपका धर्म अलग अलग ही क्यों ना हो, तो आप अगर आपका अलग अलग धर्म है तो अलग अलग तरीका से आप रीति रिवाज होंगे, आपका अलग तरीके से आपका पूजा पाठ करने का तरीका होगा, तो आप कीजिए, बट शांतिपूर्ण तरीके से। संविधान कहता है कि आपका धर्म क्या है नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप शांतिपूर्वक से अपने धर्म के प्रति जो भी चीज़ करना वो कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक से। तो यही हमारा पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, अर्थात एक ऐसा राज्य जहां पर किसी एक धर्म को नहीं माना जाता बल्कि सभी धर्मों को समानता प्रदान की जाती है, पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। किसी एक धर्म को अधिक अधिकार नहीं देना है, किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं, बल्कि सभी के लिए स्वतंत्रता है कि जो चाहे वो अपना धर्म अपना सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, बस शांति माहौल से। उसको हम लोग पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। वैसा राज्य जो सभी धर्मों को अपने तरीके से छूट दे दे कि जो चाहे वो कर सकता है। भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें जब संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। तभी मैंने आपको बताया धर्म निरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया, हालांकि दोनों शब्द क्या हैं, सेम है। ठीक है, संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। संविधान में लिखा गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और भारत कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इस संविधान में लिखा गया है। भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। ठीक है, तटस्थ का मतलब रहेगा वो टाइट रहेगी बिल्कुल। ठीक है, धर्म के मामले में किसी भी तरीका से भेदभाव नहीं करेंगे, संविधान का पूरे नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा, सरकार का कोई भी अपना धार्मिक पंथ नहीं होगा कि हम यही धर्म के लोगों को स्वीकार करते हैं, यही धर्म के लोगों को अधिक अधिकार देता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक उपासना का मतलब पूजा पाठ करने का अधिकार होना चाहिए। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। मतलब सरकार किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं होगा, ना तो फिर किसी धर्म के पक्ष के विरोध करेंगे, ना तो समर्थन करेंगे ना तो विरोध करेंगे। सरकार का किसी भी धर्म से लेना देना कुछ नहीं होगा। हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से सारा काम करेंगे, बस शांति माहौल से। अगर वो शांति माहौल नहीं होता तब वहाँ पे सरकार को अपना हस्तक्षेप करना है। पंथ निरपेक्षता की विशेषता, तो पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला विशेषता क्या, देखो भले आपको पॉइंट सारा ये सब लंबा लंबा दिखेगा बट बहुत आसान है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की प्रथम मुख्य विशेषता यह है कि वह धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत मामला मानकर व्यक्ति तथा समुदाय को धर्म के विषय में समूच स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र क्या करता है पता है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तो वो क्या करता है पता है, मनुष्य को एक व्यक्तिगत मामला मान करके कि ये जो धर्म है वो आपका व्यक्तिगत मामला है। धर्म के सपेज में आप लोग देखते होंगे संविधान में कुछ भी नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि जो मर्जी वो आप लोग कर सकते हो, लेकिन धर्म में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन ये कि शांति माहौल से। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश क्या करता है पता, कोई भी एक राष्ट्र आदमी को, मनुष्य को व्यक्तिगत मामला कि वो धर्म आपका व्यक्तिगत मामला, आप जिस जो मर्जी उस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपना धर्म के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, लेकिन शांति होकर के। ठीक है, तो वही एक व्यक्तिगत मामला मान करके व्यक्ति तथा जो समुदाय है, व्यक्ति को या तो समुदाय को धर्म के विषय में समूह स्वतंत्रता प्रदान छोड़ देता है कि चाहे आप कोई व्यक्ति हो, चाहे आपका 10 लोगों का एक समुदाय है, जो धर्म मनाना आप लोग मना सकते हो, बिल्कुल स्वतंत्र है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, और उसकी पूजा पद्धति के अनुरूप उपासना भी कर सकता है। इसी प्रकार वह अपना धर्म परिवर्तन कर भी सकता है और किसी भी धर्म में विश्वास ना करने के लिए भी स्वतंत्र है। देखो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में क्या होता है पता है, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र उसी को बोलेंगे जो धर्म पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र वो राष्ट्र होंगे जो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, लोगों को ये अधिकार दे दे कि आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। पहली बात, आप किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं। दूसरी बात,
उसके बाद तीसरा, आप चाहो तो धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। आप इस धर्म में दूसरे धर्म भी अपना सकते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको धर्म में विश्वास नहीं है तो आप किसी भी धर्म में विश्वास नहीं भी कर सकते हो। इतना तक आपके पास अधिकार है, मतलब जो चाहे वो आप कर सकते हो। इसमें आपका पूरा क्या है, फ्री आपको दिया गया है। बस उससे देश को कोई संकट नहीं होना चाहिए, देश को कोई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वह स्वयं अपने तथा अन्य धर्मों के विषय में दूसरे साथ शांतिपूर्वक विचार विमर्श कर सकता है। मतलब क्या कि अगर हम कोई धर्म के व्यक्ति हैं और मेरे साथ कोई और धर्म के व्यक्ति हैं तो हम उसके साथ शांतिपूर्वक विचार विमर्श कर सकते हैं। तो फिर अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के साथ शांतिपूर्ण से विचार विमर्श कर सकते हैं। इसमें कोई सरकार का दबाव नहीं होगा, बस शांतिपूर्ण से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में किसी व्यक्ति को धर्म में विश्वास करने, ठीक है, किसी विशेष धर्म को स्वीकार या अस्वीकार करना अथवा उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी रूप में आर्थिक सहायता देना वास्ते बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब देखो, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र उसी राष्ट्र को कहेंगे जहाँ पे धर्म में विश्वास हम करें चाहे नहीं करें, ठीक है, धर्म को स्वीकार करें चाहे नहीं करें, उसका प्रचार प्रसार करें चाहे नहीं करें, इस सभी के लिए हमको कोई पैसा नहीं मांग सकता है, कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति तथा समुदाय को यह धार्मिक स्वतंत्रता उसी सीमा तक दी जा सकती है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको धर्म से रिगार्डिंग पूरा मतलब आपको अधिकार मिल गया तो आप कुछ भी करेंगे, नहीं, आपको वही सीमा तक करना है जिस सीमा तक यह राष्ट्र में कानून, शांति व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, अन्य व्यक्तियों के अधिकार और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में बाधक सिद्ध ना हो। मतलब आपको उसी सीमा तक रह करके अपने धर्म के लिए करना है जिससे दूसरे व्यक्ति के जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, शांति बना रहे, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा बना रहे, कोई दूसरे व्यक्तियों को पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई धर्म परायण व्यक्ति या समुदाय किसी भी रूप में अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करता है तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना राष्ट्र का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है। देखो, कहने का मतलब, अगर आप कोई धर्म के व्यक्ति और दूसरे धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं तो वहां पर सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वहां पे सरकार खड़े होंगे। नहीं तो आप अपने धर्म के लिए जो भी कुछ करेंगे बस वो क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, तो आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। बट सरकार आपके ऊपर तब दबोचेगी जब आप दूसरे को हनन करेंगे, दूसरे के अधिकारों को हनन कर रहे हैं, दूसरे के धर्म को आप क्या कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को राष्ट्र का नागरिक समझा जाता है। सभी व्यक्ति को एक नागरिक समझा जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म के लोग हों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अपने आप को धर्म से पूर्णतः पृथक रखता है। देखो, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, जैसे भारत एक क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष देश है। तो पंथ निरपेक्ष देश जो भारत है ना, वो भारत अपने आप को धर्म से पूर्णतः पृथक रखता है, मतलब अलग रखता है। भारत जो है वो धर्म से रिलेटेड नहीं रखता है। भारत का ये कहना है, एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है, कोई भी वैसा देश जो पंथ निरपेक्ष है वो क्या कहता है पता है, कि मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं, मैं धर्म से अलग हूं। क्यों? क्योंकि अगर इस धर्म को लेंगे तो दूसरा धर्म वाले उठेंगे, इसलिए धर्म से कोई भी देश अपने आप को अलग मानते हैं कि हम अलग हैं, ठीक है, मैं क्या हूं, अलग हूं, मुझे आपका धर्म से कोई मतलब नहीं है। आप जिस धर्म के हैं अपना का मर्जी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, वो उस धर्म का जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन देश को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए देश कहते हैं, राष्ट्र अपने आप को धर्म से क्या मानते हैं, अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत मामला समझा जाता है। किसी भी राष्ट्र में धर्म से का जब बात होता है ना, तो ये समझा जाता है कि धर्म जो है ना वो व्यक्ति का अपना मामला है, ठीक है, अपना ये क्या है, उसका व्यक्तिगत मामला है, जिसमें राष्ट्र तब तक हस्तक्षेप नहीं करता है, राष्ट्र का उसमें तब तक कोई हाथ नहीं बढ़ाता जब तक कोई बुरा प्रभाव ना देखने को मिले। अगर वही धर्म का बुरा प्रभाव देखने को मिलता तब वहाँ पे जाकर के क्या करते, कोई भी राष्ट्र जाकर के उसको सही करने का प्रयास करती है। इसके साथ ही वह किसी भी धर्म को ना तो संरक्षण देता है और ना ही उसके विकास तथा प्रचार प्रसार में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करता है। देखो, कोई भी राष्ट्र क्या करता है, धर्म से रिगार्डिंग ना तो आपको सहूलियत देगा ना ही तो आपका विरोध करेगा, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भारत में पंथ निरपेक्षता किस प्रकार का है। तो आज़ादी के बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान द्वारा एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पे किसी भी धर्म को बढ़ावा या तो किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, जिसके तहत संवैधानिक रूप से राज्य किसी विशिष्ट धर्म या पंथ से संबंधित नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा संवैधानिक रूप से यानी संविधान में लिखा गया कि हमारा राष्ट्र किसी भी धर्म या तो फिर पंथ से संबंधित नहीं है। धर्म एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, और राज्य तथा धर्म के बीच पृथकता है। और यहाँ पे बताया गया संविधान में कि राज्य यानी कि जो देश है वो और धर्म एक दूसरे से अलग है, पृथकता मतलब अलग है, ठीक है, अर्थात राज्य बिना भेदभाव किए नागरिकता एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराता है, ठीक है, यानी कि राज्य यानी देश जो है वो बिना भेदभाव किए हुए नागरिकता
देता है कि ये भारत का नागरिक है और उसको अवसर की समानता उपलब्ध कराता है, सभी व्यक्तियों को एक जैसा समान अधिकार देता है। ठीक है, लेकिन आगे देखो, हमारे संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन जब 1976 के द्वारा हुआ था तो पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया और उस समय से हम संवैधानिक दृष्टि से एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र तो हो गए कि यहाँ पे धर्म से संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन परंतु पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य पूजा स्थल, व्यक्तिगत कानून, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों एवं धार्मिक कट्टरवादियों तत्वों, अल्पसंख्यकों की समस्या आदि के आधार पर सांप्रदायिक तनाव एवं दंगों में वृद्धि हुई है। मतलब देखो, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग धार्मिक के लोग, अलग अलग पूजा पाठ करने वाले लोग, अलग अलग पूजा पाठ करने वाले स्थल पे व्यक्तिगत जो है, ठीक है, व्यक्तिगत कानून, सभी का जो व्यक्तिगत कानून है, विभिन्न धार्मिक ग्रंथ के लोग हो गए हैं, जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, विरोध करने वाले लोग होते हैं, अल्पसंख्याओं को कोई संख्या, ठीक है, एक यहाँ पे आप लोग बहुत जहाँ पे कम जनसंख्या होता है उसको बोलते हैं अल्पसंख्याओं। ठीक है, तो अल्पसंख्याओं की भी समस्या हो, ये सभी आधार पर हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक यानी कि तनाव उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अभी। ठीक है, अभी देख रहे हैं बहुत सारा हिंदू मुस्लिम ये ऐसा हो रहा है, जबकि ये सबसे कुछ नहीं फायदा होता है। ठीक है, हम लोग सब एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, हम लोग को भारत का नागरिक मिलकर आना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ों से हम लोग देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे धर्म को बढ़ावा माना जा रहा है, धर्म के आधार पर क्या किया जा रहा है, एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वही बताया गया कि हमारा 1947 में देश तो आज़ाद हुआ था और उस टाइम हमारे संविधान में अभी भी लिखा गया है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष क्या राष्ट्र है। लेकिन अभी हम लोग कुछ समय के बाद हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पूजा स्थल पे तो व्यक्तिगत कानून लेकर के अपने हाथों में कानून लेते हैं, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कट्टरवादी लोग होते हैं, अल्पसंख्यकों की समस्या हो रही है, जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पे उनको दबोचा जा रहा है। इस प्रकार के अनेकों दंगे हो रहे हैं, अनेकों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, अतः आज भारत में पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना कमजोर हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में आज क्या हो रही है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र का क्या हो रहा है, कमजोर हो रही है। ठीक है, भारत में इस वजह से क्या हो रहा है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ठीक है, अब कमजोर होने का भी कारण देखो, क्या कारण है, हिंदू एवं मुस्लिम समाज के लोगों में मानसिक गतिशीलता का अभाव है। लोग अब भी परंपराओं से चिपके हुए हैं कि नहीं, मैं इसी परंपरा का हूँ तो इसी परंपरा का हूँ और इसी को लेकर के चलेंगे, चाहे इसके लिए मुझे लड़ना क्यों ना पड़े। राज्य के प्रतिनिधियों और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद विहीनता का मतलब हो गया कि अलग अलग दो धर्मों के बीच संवाद मैच नहीं करता है, वो कुछ और बोलते हैं तो ये उससे बढ़ करके बोलते हैं, उनका संवादहीनता हो जा रहा है, गलत विचार वो लोग बोलते हैं, गलत वर्ड यूज करते हैं। इसके कारण धार्मिक मुद्दे उभर आते हैं, धार्मिक मुद्दा फिर आ जाता है, धार्मिक मुद्दे से फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पंथ निरपेक्षता की विचारधारा के प्रसार में भी कमी के चलते भी इस संदर्भ में अपेक्षित जागरूकता का विकास नहीं हो पाया। अब यहाँ पे ये भी कहना है कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता राष्ट्र में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, लोगों में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्षता का सही अर्थ लोगों को नहीं पता है। पंथ निरपेक्षता की विचारधारा का प्रचार नहीं हुआ है, पूरा फैला नहीं है। अगर लोगों के पास फैल जाएगा, पूरा दूर दूर तक फैल जाएगा कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, तो लोग लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। पंथ निरपेक्षता का मतलब समझ आएंगे कि नहीं, हमको अपने धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, दूसरे से लड़ाई झगड़े करने का अधिकार नहीं है, तो शायद लोग नहीं लड़ेंगे। तो ये भी हो सकता है कि जो आज लोग लड़ रहे हैं अनपढ़ की वजह से, तो उनको पंथ निरपेक्षता विचारधारा के प्रसार में कमी आया होगा। हो सकता है वहाँ तक उन लोगों तक विचार वो नहीं पहुँचे होंगे कि वास्तविकता में पंथ निरपेक्षता क्या है, इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समुदाय में बढ़ती असुरक्षा। अब जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ पे उनको दबोचा जा रहा है, वहाँ पे उनका समस्या को देखा नहीं जा रहा है, समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ना। उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कारण राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का चुनावी मुद्दे के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे धर्म के आधार पर भी हम लोग देखते हैं, चुनावी धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनावी पर प्रभाव पड़ता है उसका। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, आप भी देखते होंगे आप लोग कि जिनका अल्पसंख्यक है, ठीक है, अगर वो नेता खड़ा हो जाता है तो अल्पसंख्यक, मान लो कि नेता जिस खड़ा हुआ उसी धर्म के लोग उनको देते हैं। ठीक है, अब चाहे वो अच्छा कार्य करे चाहे गलत कार्य करे, जिस धर्म के वो नेता नहीं उनको लोग नहीं देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं पता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसका कि भारत में धर्म किस प्रकार से है, पंथ निरपेक्षता किस प्रकार से है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। क्या आपको नहीं पता कि भारत में धर्म से रिगार्डिंग कितना लड़ाई झगड़े होते हैं, भारत में धर्म पंथ निरपेक्षता का मामला क्या है सो। ठीक है, भारत में पंथ निरपेक्षता कैसा चल रहा है, धर्म से रिलेटेड लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, लोगों बहकावे में आ जाते हैं,
कुछ नेताओं के द्वारा भी लोग बहकावे में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी तो आप लोग लिख सकते हो ना पॉइंट बढ़ा करके। उसके बाद आपको नीचे मैंने टाइम ज़्यादा हो सकता है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया कि आपका ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, आपको सुझाव भी लिखना है। सुझाव का मतलब ये हो गया कि भारत में पंथ निरपेक्षता तो बहुत खराब है, अब आप इसको सुझाव दीजिए कि किस प्रकार सही किया जा सकता है। तो सही मायने में लोगों को पंथ निरपेक्षता का अर्थ पता होना चाहिए। तो फिर धर्म के जो हमारा धर्म पंथ निरपेक्षता धीरे धीरे वो खत्म होते जा रही है, वो खत्म नहीं होगी। अगर सही मायने में सबको अर्थ पता होंगे तो फिर वो लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम ये धर्म और वो धर्म के लोग हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा संविधान ये है, संविधान कहता है कि आप एक नागरिक हो, धर्म अलग अलग आपका नहीं है। भले आप धर्म को अलग अलग मानते हो तो इस प्रकार से आप सुझाव भी दे सकते हो उसको, ठीक है। मतलब कि आप एग्जाम में सुझाव भी दे सकते हो। इस प्रकार से ये आपके लिए क्वेश्चन था। आपका अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका और सीमाओं की व्याख्या करें। या तो दे दे दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, या तो भारतीय राजनीतिक में मीडिया की भूमिका, या तो भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही होंगे। मीडिया को ही प्रेस बोलते हैं, ठीक है। आने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका की विवेचना करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है, भारत में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें, है ना। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। किसी भी तरीका से अगर आपको क्वेश्चन चेंज करके देता है जिसमें से प्रेस के बारे में बोले चाहे मीडिया के बारे में बोले, बात एक ही पड़ता है। मीडिया के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। प्रेस का मतलब वही जो प्रिंटिंग होता है, जैसे अखबार वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग प्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर जो मीडिया है, प्रेस है, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो कैसे हमारे भारतीय लोकतंत्र में भूमिका निभाता है, हमारे भारत को इतना बढ़िया से सुव्यवस्थित करने में, हर एक समस्या को सॉल्व करने में। अगर कोई नेता गलत करता है तो उसको गलत दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो नेता या तो जेल जाते हैं या तो फिर अच्छे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ों में हमारा प्रेस की, मीडिया की बहुत सारा भूमिका होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में क्या करना है हमें बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आते हैं भूमिका की ओर, ठीक है। तो प्रेस के आविष्कार से सामान्य जनता सरकार की गतिविधियों से अवगत होती रही है। देखो प्रेस के आविष्कार से, जैसे ही प्रेस का आविष्कार हुआ, ठीक है, इससे सामान्य जनता सरकार की गतिविधियों से अवगत होती रही। मतलब सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, सरकार के हर एक गतिविधियों से जनता लोग क्या होते रहा, अवगत होते रहा। उनका हर कुछ सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसका जानकारियाँ मिलती रही, ठीक है। इस प्रकार प्रेस वह माध्यम बना जिससे राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेस वह माध्यम बना जिससे राजनीतिक चेतना, मतलब राजनीति के बारे में ज्ञान बढ़ा, चेतना हुआ, चेतना का प्रसार हुआ। प्रसार मतलब फैला, है ना। राजनीति के बारे में सभी लोगों के पास ज्ञान हुआ, क्या हुआ, फैला। किसके माध्यम से, तो प्रेस के माध्यम से, ठीक है। लोकतंत्र में कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होता है। आप सभी को पता है हमारे देश को चलाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ मीडिया को चौथा स्तंभ भी कहा गया है। तीन स्तंभ तो आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हो गया, ठीक है। लेकिन मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है और यह लोकतंत्र का प्रहरी है। मतलब जो मीडिया है ना, जिसको हम लोग प्रेस बोल रहे हैं, वो हमारा क्या है पता, लोकतंत्र का प्रहरी है। लोकतंत्र का प्रहरी का कहने का मतलब हुआ कि लोकतंत्र का रक्षक है, लोकतंत्र को रक्षा करके रखता है। लोकतंत्र हमारा जो देश है उसको बर्बाद होने से रोकता है, सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, गलत के लिए क्या करता है, कदम उठाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस या तो फिर मीडिया। अब बात करते हैं मीडिया का शाब्दिक अर्थ, कि मीडिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो मीडिया का शाब्दिक अर्थ माध्यम होता है। मतलब कोई भी चीज़ों को एक माध्यम से दूसरे जगह पहुंचाना, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाया जाता है वो माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। मीडिया का शाब्दिक अर्थ है माध्यम, वह माध्यम जो जानकारी जनमानस तक पहुंचाता है, यानी कि लोगों तक क्या करता है, हर एक लोग, छोटे से बड़े तबकों तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, है ना। मीडिया क्या है, एक माध्यम है जो क्या करते हैं, जानकारियों को एक लोगों से लेकर के दूसरे लोगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अर्थात मीडिया वह माध्यम है जिसकी सहायता से कोई सूचना, संदेश या अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाया जाता है उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया कहते हैं। मीडिया प्रिंट मीडिया हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, रेडियो मीडिया हो सकता है, मोबाइल के द्वारा हम लोग पहुँचा सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा पहुँचा सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा पहुँचा सकते हैं। ये सब मीडिया है। हम लोग जो अपने मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं, कोई गलत करता है एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर देता है, क्या ये मीडिया नहीं है, ये मीडिया है, ठीक है।
रेडियो मीडिया, टेलीविज़न मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब क्या मीडिया है, ठीक है। तो आप लोग जब आप पेपर में लिखोगे ना, तो इस प्रकार से भी आप लोग डायग्राम बना देना, ताकि पेज का ज़्यादा भरे और उसको देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर आपको मार्क्स भी दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार का डायग्राम बनाना, लिखना है मीडिया के प्रकार, रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंटिंग मीडिया, सब हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडिया के प्रकार। अगर हम दूसरे शब्दों में मीडिया का कार्य, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मीडिया का कार्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना होता है, कि सरकार कौन कौन सा नीति को ला रही है, क्या कर रही है, हर एक उनके नीति को जनता तक पहुंचाना, और सरकार को जनता की आवश्यकताओं तथा सरकारी नीतियों की प्रतिक्रिया से अवगत कराना रहा। उसके बाद क्या, सरकार को जनता की आवश्यकता, कि जनता का क्या आवश्यकता है, तथा सरकारी नीतियों की प्रतिक्रिया से अवगत कराना है, कि सरकार का कौन कौन सा नीति है, उस सभी से जनता को क्या कराना, अवगत कराना, ठीक है। मीडिया कई तरह से हमें प्रभावित करता है। मीडिया हमें बहुत तरीक़ा से प्रभावित करते हैं। कैसे? वह हमें ताज़ा खबर बताते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तथा अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी राय बनाने में हमारी मदद करती है, कि कौन सा राजनीतिक मुद्दा क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सा समाज में क्या चीज़ें चल रहा है, ये सब के बारे में हमें क्या करती है, मीडिया बताने का प्रयास करती है। तो ये हम लोगों ने एक भूमिका देखा मीडिया के बारे में, प्रेस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, कि हमारा देश इतना सा बड़ा, अपना ही देश का ले लेते हैं, ठीक है, कि भारत एक इतना बड़ा सा देश है, लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश को चलाना भी कोई आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जाति धर्म लोग रहते हैं। कोई भी गलत काम करता है तो वहाँ पे आवाज़ उठने लगता है। तो हर एक चीज़ों को बैलेंस बना करके चलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो हमारा एक लोकतंत्र देश है, इसमें मीडिया कैसे अपना भूमिका निभाती है, हर एक गलत कार्यों को कैसे मीडिया रोकती है, जहाँ किसी के साथ कोई समस्या होता है तो वहाँ पर मीडिया कैसे उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है, सरकार की बातों को कैसे जनता तक पहुँचाते हैं, जनता की बातों को कैसे सरकार तक पहुँचाते हैं, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में मीडिया की निम्नलिखित भूमिका है, देखते हैं कौन कौन सा भूमिका है। पहला देखो, लोकतंत्र मीडिया अति महत्वपूर्ण है। जो लोकतंत्र मीडिया वो अति महत्वपूर्ण है। मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहा गया। प्रहरी मतलब रक्षक, कि ये लोकतंत्र को रक्षा करने वाला ही मीडिया है। लोकतंत्र को बचा करके चलती है कौन? मीडिया। अगर मीडिया नहीं होती तो आज हमारा देश में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता। तो इसलिए मीडिया को रक्षक कहा गया, कि मीडिया ही देश को बचा सकता है, यानी कि किसी भी राष्ट्र को बचा सकता है। अब देखो, प्रहरी का मतलब होता है निगरानी रखना, निगरानी करना, करते रहते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है वो भी दिखाते हैं, कहाँ सही हो रहे हैं वो भी दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह सरकार के सभी कामों की समीक्षा करता है ना। मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि वह हर सरकार के सभी कामों को क्या करती है? समीक्षा करती है। जनता के आसपास हो रही सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में मीडिया उन्हें सूचित करता है। मतलब जनता के आसपास क्या हो रही है, नहीं हो रहा है, कौन सा गतिविधि है, क्या सरकार की नीतियों से जनता खुश है या नहीं है, क्या वो कहीं आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, या तो फिर किसी भी तरीक़ा से कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं? मीडिया उन्हें दिखाते हैं। नेक्स्ट, मीडिया, तीसरा पॉइंट, मीडिया व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखता है। देखो, मीडिया हमेशा कोई भी व्यवस्था होता है ना, तो आलोचनात्मक रवैया रखता है। मतलब एक नेगेटिव तरीक़ा से देखें तो मीडिया हमेशा आप लोगों को क्या करेगा? गलत ही दिखाने का प्रयास करेगी। गलत का मतलब ये होगा कि सरकार को काम कर रही है, तो मीडिया ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों का आलोचना करें, बुराई करें, ताकि सरकार और बेटर से बेटर कर सके, ठीक है। वह व्यवस्था और समाज की खामियों को उजागर करता है। जो व्यवस्था होती है, जो व्यवस्था चल रहा है समाज में, जो चीज़ें हैं, उस व्यवस्था को और समाज की खामियों, जो कमी रहता है उसमें, उसको उजागर करती है, उसको दिखाती है, उसको ऊपर लाती है, उसको ट्रेंडिंग करती है, ठीक है, जिससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। मीडिया एक निष्पक्ष संस्था होती है। मीडिया एक संस्था होती है। संस्था मतलब जहाँ पे कुछ लोग मिल करके काम करते हैं, समाज के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मीडिया भी क्या होती है? एक निष्पक्ष, यानी कि अच्छे रूप से कार्य करने वाली एक संस्था होती है, जो अपने कार्य द्वारा एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण करती है। वो मीडिया क्या करती है कि अपने कार्य के द्वारा मजबूत व्यवस्था का उत्पन्न करती है, मजबूत व्यवस्था का निर्माण करती है। नेक्स्ट है मीडिया जनता। जो मीडिया है ना, वो जनता और सरकार के बीच एक माध्यम है। मीडिया जो है वो सरकार और जनता के बीच क्या है? एक माध्यम है। वह जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम बनता है। संवाद मतलब एक दूसरे से बात कराता है। तो देखो, जनता और सरकार एक दूसरे से सामने रह करके तो बात नहीं कर सकती है, लेकिन मीडिया के द्वारा हम लोग सरकार और जनता से माध्यम के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखते हो कि अभी मोदी सरकार है। मोदी सरकार, मान लो कि कुछ लोग हैं, ठीक है, अगर मोदी सरकार कहीं मिलने के लिए गए हैं और अगर वो देखते हैं कि वो कुर्सी पर ना बैठ करके एक मजदूर के साथ बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं,
सामान्य तबके के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो वहीं से हमारा कनेक्शन उनके साथ और भी बढ़ जाता है। हाँ बहुत अच्छे हैं, तो हमारे पास तो नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन ये किसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलाने का काम भी कौन करती है, मीडिया करती है। हमारे दिल में जगह मीडिया बनाती है, ठीक है, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे के लिए जगह होगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा के लिए जगह होगा। तो संवाद का मतलब होता है बात करना, तो भले हम बात सामने टू सामने नहीं करते, लेकिन मीडिया हमारे और सरकार के द्वारा बात करवाती है। नेक्स्ट, अगर देश का मीडिया लिखने और बोलने में स्वतंत्र है, अगर किसी भी देश का मीडिया कोई भी चीज़ को, अगर गलत हो रहा है तो गलत और सही हो रहा है तो सही, अगर लिखने और बोलने में स्वतंत्र है तो ऐसी व्यवस्था को सही मायने में लोकतंत्र कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बोला, अगर मीडिया स्वतंत्र है, कोई उस पर रोक टोक नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का लोकतंत्र बिल्कुल मजबूत है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की रक्षा करना भी मीडिया का काम है। देखो, मीडिया का एक और काम क्या है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की रक्षा करना, यानी कि स्वतंत्रता को रक्षा करना। इसलिए तो मीडिया को कहा गया है प्रहरी, यानी कि रक्षक, लोकतंत्र का रक्षक, किसी भी देश का रक्षा करने वाला मीडिया को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका कद किसी भी राजनेताओं से कम नहीं है। अगर कोई राजनेता आप लोग देखते हो, कोई नेता बन गया, ठीक है, तो उसका तो आप लोग देखते हैं क्या एटीट्यूड रहता है, ठीक है। तो लोकतंत्र का यानी मीडिया का भी लोकतंत्र में राजनेता से कोई पद कम नहीं है। जितना राजनेता को अधिकार, उससे कहीं बढ़ करके हमारे मीडिया वाले के पास अधिकार होते हैं कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। इससे लोकतंत्र का सही मायने में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब पत्रकार अच्छी तरीक़े से प्रशिक्षण होते हैं, यानी पत्रकार जो करते हैं वो अच्छी रूप से प्रशिक्षित होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे रहते हैं, उसके पास अच्छे ज्ञान होते हैं और उसके पास सूचना के विश्वसनीय स्रोत होते हैं कि कोई भी सूचना जहाँ पे अभी गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में वो अच्छे से पढ़े लिखे हों, उसके बारे में अच्छे से उसके पास ज्ञान हो, उसके पास उस सूचना की विश्वसनीय यानी कि सही चीज़ें दिखाने के लिए उसके पास स्रोत हो। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया और उसको उस चीज़ का प्रमाण उसके पास है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेस सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए गलत कार्यों को जांच करने में सक्षम हो जाते हैं। अगर मीडिया के पास हर एक चीज़ प्रूफ है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा जो गलत कार्य किए जाते हैं ना, उसको जांच करने में मीडिया वाले क्या करते हैं, सक्षम हो जाते हैं। और जो मीडिया वाले देखते हैं उनके जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिसके पास ज़्यादा चीज़ें ज्ञान नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो सरकार के हर एक गलती कार्यों को नहीं दिखा पाते हैं, उसको नीचे से टटोल करके ऊपर नहीं ला पाते हैं। लेकिन जिसके पास अधिक ज्ञान होते हैं, ठीक है, वो सरकार के हर एक गलत कार्यों को टटोलते हैं, ठीक है, तो वही बताया गया। नेक्स्ट है, दुनिया में मौजूद कठोर तथ्यों और वास्तविकता को सबके सामने लाने में मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट है, वे अपराधियों और गलत काम करने वाले को मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि न्याय मिले, है ना। यानी क्या करते हैं, वे अधिकारियों और गलत काम करने वाले को मदद करते हैं, यानी जो कोई अपराधी है और गलत काम करते हैं तो सभी को मदद करता है, गलत वालों को गलत तरीका से और अच्छे वालों को अच्छा तरीका से, और सुनिश्चित करते हैं कि इसे न्याय मिले। अगर गलत किया तो गलत का न्याय और सही किया तो सही का न्याय। नेक्स्ट है, मीडिया के लोग हमारे समाज में आधुनिक समस्या की पहचान करने और उन्हें सक्रिय रूप से खत्म करने की दिशा में काम करने में प्रमुख योगदान देते हैं, ठीक है। यानी कि मीडिया के लोग जो होते हैं ना, हमारे समाज में आधुनिक समस्या, यानी कि अभी के समय, आधुनिक मतलब जो अभी के समय में, ठीक है, कौन सा समस्या होता है उसको पहचानने में भी मीडिया वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उन्हें सक्रिय रूप से कैसे ख़त्म किया जा सकता है उसकी दिशा में भी क्या करते हैं, प्रमुख योगदान देते हैं। जैसे भी आ गया था ये कोरोना, तो कोरोना में भी मीडिया वाले ने बताया कि इससे हमें कैसे बचना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। तो ये बहुत बड़ा योगदान भी देते हैं हर एक समस्या को सही करने के लिए। नेक्स्ट है, मीडिया की बदौलत अब राजनीतिक दलों के पास बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करने और उन्हें नीतियों से लेकर चुनावों तक महत्वपूर्ण मामलों पर सुनिश्चित करने की क्षमता है। देखो, मीडियम की जो मीडिया है ना, इसी के बदौलत अब क्या हो चुका पता है, राजनीतिक दल के पास एक बड़ी संख्या में लोग संपर्क करने का मौका होता है। अब क्या करते हैं, जितने भी सारे राजनेता लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, मीडिया के माध्यम से ही एक बड़ी संख्या में लोगों से अपना वोट पा लेते हैं, अपना मत पा लेते हैं, चाहे तो अपना मत खो भी देते हैं, ठीक है। अपने नीति से लेकर के नियम कानून से बनाने से लेकर के चुनाव प्रक्रिया तक भी मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सरकार अच्छी कर रही है तो मीडिया वाले अच्छे दिखाएंगे तो जनता उसे वोट देंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जनता को अपने और कर लेंगे। अगर गलत काम कर रहे हैं तो जनता उसे विरोध करेंगे। तो इस सब का काम कौन कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही हो रही है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चौथा, भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का वर्णन करें। या तो भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार के उदय के कारण प्रभाव और भारतीय शासन व्यवस्था पर उनके दीर्घकालीन प्रभावों का मूल्यांकन करें। ये दे दो क्वेश्चन, चाहे ये दे दो, दोनों सेम ही है।
इसका आंसर मैं अभी नहीं बनाया हूं दोस्तों, इसका मैं अलग से बना करके अपलोड कर दूंगा। सेम क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, भारत में लैंगिक असमानता के कारणों का चर्चा करना और लैंगिक न्याय प्राप्त करने के प्रभावी उपाय सुझाव करना आपको, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो नहीं बनाया दोस्तों, इसका मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नक्सलवाद के कारण और प्रभाव की विवेचना करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में नक्सलवाद के कारण और प्रभाव की विवेचना करें, ऐसे दे दे, या तो झारखंड में नक्सलवाद के कारण और प्रभाव, सेम ही है। देखो मैंने जो आंसर बनाया ना दोस्तों, वो मेरा आंसर है झारखंड में नक्सलवाद के कारण और प्रभाव। क्वेश्चन है भारत में नक्सलवाद, तो भारत के अंदर ही झारखंड आता है। और नक्सलवाद की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में झारखंड दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो झारखंड का अगर क्वेश्चन है तो भारत में लिख सकते हैं, लेकिन भारत वाला आप झारखंड में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं आंसर करवाया हूं दोस्तों, बस यही आपको लिख देना है भारत वाला में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में नक्सलवाद के कारण और प्रभाव की विवेचना करें। ये इतना मैंने अच्छे तरीके से बताया ना कि एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, और हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को डाउनलोड ना करें। बाकी इसके पीछे क्या रीजन है, नहीं रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पे समय आपको नहीं गवाऊंगा, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना करें, ठीक है। मुझे यहाँ पर पता चल जाता है कितने लोग डाउनलोड किए नहीं किए, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डाउनलोड ना करें, ठीक है। देखिए, झारखंड में नक्सलवाद के कारण और प्रभाव की विवेचना करें। पहले नक्सलवाद होता है क्या, मैं आपसे बताता हूँ। जैसे मान लो, देखो जो आदिवासी लोग होते हैं, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, उसको देखना, छोटे छोटे गाँव में क्या होता है पता है, रास्ता तक नहीं बनता, पानी तक नहीं जानता, सरकार का लाभ वहाँ तक नहीं पहुँचता है, उधर तो पता भी नहीं चलता कि वहाँ कोई गाँव है। सो तो वहाँ पे सरकार का कोई भी फायदा उन लोगों तक नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आंदोलन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और वही जो आंदोलन करते हैं ना लोग, उसी को नक्सलवाद कहा गया। जो आंदोलन करते हैं, तो उन लोग का भी एक मजबूरी है ना, क्योंकि उसको सरकार ना तो पैसे से मदद कर रही है, ना तो उसके गाँव में रास्ता बना रहा है, ना तो उसे किसी तरीके से मदद कर रहा है, तो उन लोग तो लड़ाई लड़ेगा ही। तो उसी को नक्सलवाद बोला गया, ठीक है, जो हमारे देश में लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो झारखंड में नक्सलवाद के कारण और उसका प्रभाव बताना है कि क्या कारण है कि नक्सलवाद उत्पन्न हो गया, और उसका उत्पन्न हो गया तो फिर उसका प्रभाव क्या है। तो मैं पढ़ूंगा, आपको 100% उम्मीद के साथ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद का अर्थ क्या है, कुछ भी देगा, आपको यही लिखना है। तो देखिए, आंसर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। झारखंड में नक्सलवाद के कारण, तो सबसे पहले मैंने बता रहा हूँ कि नक्सलवाद है क्या। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक थे जिसका नाम था चारू मजुमदार, ने सत्ता के खिलाफ 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत किया। तभी से यह नक्सलवाद शुरुआत हो गया। क्योंकि जो नक्सलवाद का था ना, वो एक पश्चिम बंगाल में एक छोटे से गांव से हुआ था। क्योंकि वहाँ का जो एक विचारक थे, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता थे चारू मजुमदार, उसने क्या किया था, सत्ता के प्रति आने की, जो हम लोग नहीं होता कि ये पार्टी उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, वो पार्टी इसको गलत कहते हैं, ऐसे ये भी सत्ता के खिलाफ आने पार्टी के खिलाफ क्या कर रहे थे, 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन क्या किया, शुरुआत कर दी। उसी टाइम से नक्सलवाद का शुरुआत हो गया। ये तो था कि शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि नक्सलवाद का कारण क्या है। तो झारखंड नए राज्यों के रूप में बनने से पहले ही यहाँ नक्सलवाद की समस्या रही है। ऐसा नहीं कि झारखंड बनने के बाद ही नक्सलवाद आया, बल्कि झारखंड बनने से पहले भी यहाँ पे नक्सलवाद था और है, और लग रहा है कि रहेगा, जैसे हमारे देश में सिस्टम बना है, ठीक है। नक्सलवाद की समस्या से जूझता राज्य की एक झारखंड है। यानी कि नक्सलवाद की समस्या को कौन जूझ रहा है, झारखंड। सबसे ज़्यादा जो जूझता है ना, वो झारखंड जूझ रहा है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद है, ठीक है। राज्य एक झारखंड है, और इसे कम करने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं। और सरकार इसको कम करने के लिए, ताकि नक्सलवाद लोगों को सुरक्षा पहुंचाया जा सके और नक्सलवाद लोग आंदोलन ना करें, इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा कदम भी उठा रही है और बहुत सारे अनेकों उपाय भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, नक्सलवाद के उदय का कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता, शोषण को माना जाता है। देखिए, नक्सलवाद उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि जो सामाजिक है, सामाजिक मीन्स समाज वाला, आर्थिक मीन्स पैसों के रूप में, राजनीतिक मीन्स राजनीति के रूप में, जैसे ये पार्टी वो पार्टी, ये राजनीतिक हो गया। ये सब चीज़ों में असमानता है। अगर समानता होता, इक्वल होता, ठीक है, तो नक्सलवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में असमानता है, शोषण है, इसी की वजह से नक्सलवाद उत्पन्न होते हैं। बेरोजगारी है, असंतुलित है, बेरोजगारी, असंतुलित विकास ने नक्सलवाद आंदोलन को और बढ़ावा दिया। देखिए, बेरोजगारी हो गया, लोग बेरोजगार, सरकार उसको बेरोजगार नहीं दे रहा है, रोजगार नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हैं। प्लस में लोगों के बीच संतुलन नहीं कर रही सरकार, एक दूसरे से लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से नक्सलवाद आंदोलन और भी बढ़ जाता है। साथ ही सबसे कठिन शब्द यह है कि नक्सलवादी राज्य का एक अंग होने के बाद भी वह खुद राज्य से ही संघर्ष करता है। देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है ना कि हम लोग अपने दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन नक्सलवाद लोग क्या करते हैं, अगर झारखंड के नक्सलवाद हैं तो अपने ही राज्य से संघर्ष करते हैं, अपने ही राज्य में आंदोलन करते हैं।
क्योंकि उसको सरकार जो चीज़ें मिलना चाहिए वो सरकार उसको नहीं दे रहा है, तो क्या वो दूसरे राज्य से जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं, जो राज्य में वो रहते हैं, अगर झारखंड में रहते हैं तो झारखंड से ही क्या करते हैं वो संघर्ष करते हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होता है। जब अपना ही व्यक्ति अपने से ही लड़ जाए तो एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है ना। वैसे ही नक्सलवाद लोग अपने ही राज्य से जहाँ पे रहते हैं वहीं से खुद ये लोग लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। अब नक्सलवाद के कारण इस प्रकार है। नक्सलवाद किस वजह से उत्पन्न हुआ, इसका कारण बताना है। तो नक्सलवाद, झारखंड में नक्सलवाद के निम्नलिखित कारण है। पहला कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में असमानता तथा शोषण, असमानता देखने को मिल रहा है तथा शोषण भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, भूमि सुधार कानूनों का सही रूप में लागू ना होना। देखिए भूमि का सुधार में है ना, इसमें सही रूप से सरकार लागू नहीं कर रहा है, कोई भी नियम लागू नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो जमीन को क्या कर रहे हैं, हथिया ले रहे हैं। जो सरकारी जमीन है उस पर भी अपना कागजात बना करके घूस दे करके वो क्या कर रहे हैं, अपना जमीन कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे लोग हैं वो जमीन में उसके पास कुछ जमीन बचता ही नहीं है। तो भूमि सुधार कानूनों का सही रूप में लागू नहीं है, जिसकी वजह से भी क्या करते हैं, नक्सलवादी लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है। तीसरा, बेरोजगारी को अपने में शामिल कर लेना। देखिए बेरोजगारों को अपने में शामिल कर लेना। देखिए जो नक्सलवाद लोग हैं, मान लो कि 10 को नक्सलवाद लोग हैं जो आंदोलन करेंगे, तो जो और भी बेरोजगार लोग हैं ना उससे भी उस आंदोलन में शामिल कर लेता है। ये कह करके कि सरकार आपको रोजगार दिया है क्या, तो वो भी कहता नहीं, हम भी तो बेरोजगार हैं यार, हमें भी सरकार नौकरी नहीं दिया है, तो वो भी वही आंदोलन में शामिल हो जाता है। जैसे हम भी बेरोजगार हैं तो हम भी चाहेंगे आंदोलन में शामिल हो जाए, तो इस प्रकार से और भी नक्सलवाद का आंदोलन तेज हो जाता है। चौथा, नक्सलवादी का कारण एक मजदूरी संबंधित विवाद भी शामिल है। देखिए नक्सलवाद का जो कारण है एक मजदूरी से संबंधित विवाद भी शामिल है, क्योंकि मजदूरी नहीं दी जा रहा लोगों को। लोग मजदूरी अगर करते भी है तो उसको कम पैसा दिया जा रहा है, सरकारी कामों में उसको कम वेतन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मजदूरी को लेकर के भी एक विवाद है, जिसकी वजह से नक्सलवाद उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। चौथा मैंने देख लिया। पांचवा, गरीबों के साथ हुआ आर्थिक शोषण। गरीबों के साथ क्या होता है, आर्थिक शोषण होता है। आर्थिक मतलब पैसों के रूप में शोषण किया जाता है। कैसे शोषण किया जाता है, गरीबों से ज़्यादा काम करवा लिया जाता है और उससे कम पैसा दिया जाता है। प्लस में गरीबों को क्या किया जाता है, जो कॉलोनी वगैरह होता है कोई भी प्रॉफिट उसे नहीं मिलता है गरीब लोगों को, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को आर्थिक शोषण होता है ना। आर्थिक मतलब होता है पैसों, तो पैसों का शोषण तो होता ही होता है। छठा, ग्रामीण और आदिवासियों में अशिक्षा, जिससे ये आसानी से इन उग्रवादियों की बातों में आ जाते हैं। उग्रवादियों मतलब जो आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण लोग और आदिवासी लोग अशिक्षित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आंदोलन करते हैं जो लोग, उसको बोलते हैं कि सरकार आपको कोई मदद नहीं करता, जिसकी वजह से ग्रामीण और आदिवासी लोग अशिक्षित होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, वो भी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। सातवां, उच्च जातियों द्वारा आदिवासियों और निम्न जातियों का शोषण आज भी जारी है, जिससे आंदोलन और भी बढ़ जाता है। देखिए उच्च जाति लोग आदिवासी को, निम्न जाति लोग को शोषण करते हैं, उस पर मारपीट करते हैं, उस पर अपना शोषण जमाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, आंदोलन और आगे बढ़ जाता है। 8 नंबर, इसी प्रकार अनेकों कारण है जिसकी वजह से झारखंड में जिससे नक्सलवाद उत्पन्न हो जाता है। इतना 7-8 पॉइंट दे देना और बता देना इसी प्रकार और भी कारण है जिसकी वजह से नक्सलवाद उत्पन्न होते जा रहा है धीरे धीरे झारखंड में, ठीक है। इसको लिखोगे तो 100 से आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अगर इस प्रकार से आप लिखोगे तो। अब आते हैं कि नक्सलवाद के प्रभाव। कि नक्सलवाद तो उत्पन्न हो गया है, नक्सलवाद तो भी चल रहे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो झारखंड में नक्सलवाद के कारण अनेक प्रभाव पड़े हैं। पहला, कानून व्यवस्था के लिए एक समस्या, कानून की व्यवस्था में एक समस्या उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कानून बनते रहता है लेकिन उन लोग कानून को बात को मानते ही नहीं है, तो कानून में भी एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, अपराधी में वृद्धि होना, अपराधी के लोग भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन आंदोलन करते जा रहे हैं तो उसमें लोग शामिल होते जा रहे हैं, तो अपराधी भी बढ़ रहे हैं। तीसरा, झारखंड की एकता और अखंडता को खतरा। झारखंड में जो एकता बना हुआ है ना वो, और अखंडता जो है ना वो क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है, एकता टूट रहा है। चौथा, झारखंड के विरोधी शक्तियों में सहायता। अब झारखंड के जो विरोधी लोग हैं ना उसकी शक्ति में सहायता हो रहा है। जैसे मान लो बिहार झारखंड का क्या विरोधी है, तो झारखंड में क्या हो रहा है, शक्ति बनेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि देखो झारखंड के ही लोग अपने में ही खुद से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड के जो विरोधी है ना उसको उसकी शक्ति में सहायता मिलता है। जैसे बिहार मान लो कि झारखंड के विरोधी है तो उसको शक्ति में क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा कि लोग अपने से लड़ करके मर रहे हैं। पांचवा, जान माल का हानि और भय का माहौल। और देखिए जब आंदोलन होता है तो जान माल का भी हानि होता है और भय का माहौल बना रहता है, डर का माहौल बना रहता है। छठा, राज्य का विकास में रुकावट और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचना। राज्य का विकास में रुकावट होता है और सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ किया जाता है तो उसमें भी हानि पहुंचता है। सातवां, शिक्षा का विकास में बाधक। शिक्षा का विकास भी नहीं हो पाता अच्छी रूप से, क्योंकि सरकारी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और लड़ाई होता है तो शिक्षा का तो स्तर गिर ही जाता है। आठवां, सड़क एवं संचार के विकास का बाधक। संचार में होता है जब एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों से मैल किया जाता है, तो सड़क को जब उन लोग क्या करते हैं, सड़क को धंसा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो एक गाड़ी यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगी, एक लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो जब लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएंगे ना तो उसका संचार टूट जाएगा। संचार मतलब होता है ये एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो सड़क एवं संचार के विकास का बाधक हो जाता है, ये रुक जाती है जब लड़ाई लड़ता है तो, क्योंकि मान लो कहीं लड़ाई चल रहा है तो क्या हम लोग जाना पसंद करेंगे, उस जगह पर नहीं जाना पसंद करेंगे, तो ये संचार हमारा टूट गया, वो सड़क भी हमारा टूट गया, क्योंकि हम जब जा ही नहीं सकते, एक तरह से सड़क टूटा हुआ है।
9वां, और भी अनेकों प्रभाव पड़ते हैं जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्षति पहुंचता है। और भी बहुत सारे नक्सलवाद के कारण से प्रभाव पड़ते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, झारखंड की अर्थव्यवस्था पर क्षति पहुंचता है। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड में नक्सलवाद का सुझाव, कम करने का उपाय, समाधान। तो ये तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर भी आपको डालना पड़ेगा कि झारखंड का जो नक्सलवाद को कम करने के लिए हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में दे दे कि झारखंड को नक्सलवाद का समाधान बताइए, कम करने का उपाय बताइए, सुझाव बताइए। तो देखते हैं कि झारखंड में नक्सलवाद को कम करने के लिए सरकार को निम्न कदम उठाया जाना चाहिए। पहला कि आर्थिक विकास करना चाहिए। जब सरकार आर्थिक का विकास करेगी, यानी कि पैसों का विकास करेगी, तो लड़ाई नहीं चलेगा। दूसरा, रोजगार दिलाने का कार्य किया जाना चाहिए। जब सरकार रोजगार दिलाने का काम करेगी तो निश्चित सी बात है कि नक्सलवादी लोग आंदोलन नहीं करेंगे। तीसरा, शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। अगर शिक्षा पर बल दिया जाएगा तो भी सारे लोग शांत रहेंगे। चौथा, लोगों में समर्थन प्राप्त करना चाहिए। सरकार को हमेशा ये चाहिए कि लोगों का वो समर्थन प्राप्त करे, यानी लोगों से हमेशा मिलजुल कर रहे और लोगों से समर्थन प्राप्त करते रहे। अब लोगों से समर्थन तभी प्राप्त करेगा जब वो लोगों के लिए काम करेगा, और जब लोगों से समर्थन प्राप्त कर लेगा तो लोग कभी भी उसके प्रति लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। चलिए 5वां, लोगों को कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराना चाहिए। जो लोग गरीब हैं उसको सरकार को चाहिए कि उसको कम ब्याज पर पैसा दिलाएं ताकि वो हर एक काम को कर सके और वो गुस्सा में आकर के आंदोलन ना करें। छठा, सड़क एवं अन्य सुविधा का विकास करना। सरकार को ये भी चाहिए कि जो सड़क है और भी बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं उस पर विकास करना चाहिए, तो ये आंदोलन कभी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष पर। अतः उपरोक्त विवरणों के अनुसार कह सकते हैं कि नक्सलवाद का जो मुख्य कारण है ना, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था है, जो कि अच्छा ना होने के कारण नक्सलवाद उत्पन्न हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो कौन सा वीडियो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, झारखंड में गठबंधन सरकार, यानी कि मिली जुली सरकार। तो देखते हैं, रात को टाइम मिलता है तो रात को ही बना देंगे, अन्यथा मैं कल बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छा सा लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में भाषाओं का प्रभाव की विवेचना करें। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में भाषा का प्रभाव क्या है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आते हैं भूमिका। तो भारतीय राजनीति के अनेक तत्वों में से एक भाषा भी है। मतलब भारत के जो राजनीतिक है उसमें अनेक तत्व हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल है देश है। ठीक है, देश में अनेक तत्व हैं, उनमें से एक भाषा भी है। ठीक है, भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब जहाँ पे बहुत सारा भाषा बोला जाता है। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार का भाषाएं प्रचलित है। यहाँ पे बहुत प्रकार की भाषा बोली जाती है। हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये बात आप भली भांति परिचित है इस बात से। ठीक है, आगे क्या है, भाषा लोगों के बीच में संचार का प्रमुख साधन है। जो भाषा है वो लोगों के बीच में क्या है, संचार का प्रमुख साधन है। संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना। तो भाषा के माध्यम से हम लोग बोल करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते कि नहीं भेजते। हम लोग बोलते हैं एक गिलास पानी दो, हम बैठे हैं बट दूसरे के पास बोल दिए तो मेरा आवाज़ उसके पास चल गया। मतलब संचार मतलब वही होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो भाषा भी क्या होता है, लोगों के बीच संचार का काम करता है, यानी संचार का ये प्रमुख क्या है, साधन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या है कि भाषा की विविधता भारतीय समाज की अनूठी विरासत है। मतलब जो भाषा की विविधता है ना, वो भारतीय समाज की अनूठी विरासत है। ऐसा नहीं कि ये अभी हुआ है, नहीं, जब से भारत हमारा निर्माण हुआ, जब से हमारा भारत देश बना है, तब से हमारा भाषा का विविधता है। भाषा का विविधता का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग प्रकार का भाषाएं पाई जाती है। ठीक है, किंतु यही विशेषता तब संकट बन जाती है। देखो, भारत में भाषा अलग अलग लोग बोल रहे हैं बहुत पहले से, लेकिन ये भाषा अलग अलग बोलने वाले लोग भारत पर संकट तब बन जाते हैं ना, यानी संकट तब बन जाते हैं जब यहाँ पर बोली तथा लिखी जाने वाली अनेक भाषाओं के कारण लोगों के मध्य द्वेष उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब तक उन लोग अच्छा से रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों के बीच द्वेष उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाता है, अपने आप को ऊंचा दूसरे के नीचा, इस प्रकार का जब सोच विचार आता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे देश को क्षति पहुँचाता है। नेक्स्ट, 1950 से 1960 के बीच राजनीति का प्रमुख मुद्दा भाषा ही था। जो 1950 और 1960 के बीच में जितने सारे राजनीति का प्रमुख मुद्दा रहा था वो सब भाषा ही था। ठीक है, 10 साल पूरा भाषा का ही मुद्दा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तथा राज्यों आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। देखो, भाषा के आधार पर क्या करते हैं पता है, राज्यों की मांग करते हैं कि हम लोग इतना लोग क्या है ये भाषा बोल रहे थे, हम लोग के लिए अलग राज्य बना दिए। तो इस प्रकार से मांग करते हैं अलग अलग राज्यों का, और क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा राष्ट्रीय एकता क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका, कि जो भारतीय राजनीति है उसमें भाषा की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फोटो ही क्लिक कर लिया। ठीक है, इसमें कुछ आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, बस समझ आना। ठीक है, तो देखते हैं कि भारतीय राजनीति में भाषा का क्या भूमिका है। तो देखो, भाषागत होना कोई नकारात्मक नहीं है, अद्वितीय भाषागत विविधता से एकता बढ़ाने में थोड़ी समस्या होती है। ठीक है, थोड़ी समस्या होती है, किंतु यदि एक ऐसा संपर्क भाषा हो जो विविध भाषा भाषी लोगों को एक सूत्र में बांधे रखे तो यह समस्या आसानी से दूर हो सकती हो। किंतु
ऐसा हुआ नहीं और भाषा का प्रश्न राजनीति का प्रश्न बन गया। भाषा को आधार बनाकर राजनीतिक दलों एवं राजनीतिकारों ने सामान्य जनता को भी उत्तेजित करने का प्रयास किया और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि ऐसा अनुभव होने लगा कि कहीं भाषा का प्रश्न हमारी राष्ट्रीय एकता को अखंडित न कर दे। भाषा भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका निभाती। देखो ये आपको भली बात नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, बट मैंने जो उधर आपको ऊपर समझाया वही बात यहाँ पे बताई है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, पॉइंट आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है और लिखना है भाषा भारतीय राजनीति में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका निभाती है। भाषा भारतीय राजनीति में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका निभाती है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट आपको लिखना भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। कि भाषा के आधार पर क्या हो जाता है, राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। मतलब फिर से जैसे झारखंड एक राज्य है, अब यहाँ पे भाषा के आधार पर क्या किया जा रहा है, राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है, ठीक है। कि बोल झारखंड में एक झारखंड है, अब झारखंड में 2 प्रकार के लोग हैं, एक ये भाषा बोल रहे हैं, एक वो भाषा बोल रहे हैं, दूसरे प्रकार की भाषा, तो वो उन लोगों के लिए एक अलग से राज्य बना दो। तो फिर से झारखंड को काट करके एक और झारखंड के से अलग होकर के दूसरा राज्य बना दो। तो इसी को बोलते हैं पुनर्गठन, कि राज्यों से फिर से एक पुनर्गठन राज्य बना देना, ठीक है। तो देखो भाषा राजनीतिक में यहाँ भूमिका निभाती है। जो भाषा होता है वो राजनीतिक में, किसी भी देश की राजनीतिक में यहाँ भूमिका निभाती है, जिसका प्रभाव हमें स्वतंत्रता के बाद से ही देखने को मिल रहा है। और हमें स्वतंत्रता के बाद से ही देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से भारत में अनेक प्रकार की जाति, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहे हैं और उनके बीच में कभी ना कभी मुठभेड़ विवाद चलता ही रहा है, ठीक है। सन 1952 में तेलुगु भाषी लोगों में प्रथम तेलुगु भाषा राज्य के लिए आंदोलन तीव्र हो गया था। पता है आप लोगों को? पता है 1952 में तेलुगु भाषी लोगों में पृथक तेलुगु भाषा राज्य के लिए आंदोलन तीव्र हो गया था। इन लोगों जो तेलुगु भाषा बोल रहे थे ना, तो इन लोगों के लिए जो राज्य की मांग था वो आंदोलन क्या हो गया था, तीव्र हो गया था, बहुत ज़्यादा तीव्र गति पकड़ लिया था, ठीक है। यह आंदोलन इतना तीव्र था, इतना तेजी था कि प्रधानमंत्री नेहरू उस टाइम थे, तो उनको भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना ही पड़ा। सोचो भाषा के आधार पर इतना ज़्यादा ये संघर्ष था, ये जो युद्ध था, युद्ध तो नहीं बोलेंगे इसको, आंदोलन बोलेंगे, ये जो आंदोलन था इतना तीव्र गति पकड़ लिया था कि प्रधानमंत्री नेहरू को उसको राज्यों का पुनर्गठन करना ही पड़ा, ठीक है। तो ये होता है भाषा का पावर। हिंदी भाषा विरोधी राजनीति। देखो अब जो हिंदी भाषा वो क्या हो जाता है, विरोधी राजनीति। कैसे सो देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण के समय से ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने पर राजनीति चल रही है, ठीक है। फर्स्ट से ही राजनीतिक में भारतीय हिंदी भाषा को घोषित किया गया हमारा राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। उस समय लोगों का कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का तात्पर्य होगा, ठीक है। उन लोगों का उस टाइम ये कहना था कि जो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का तात्पर्य होगा। यह हिंदी भाषा जनता पर हिंदी थोपना। संविधान निर्माताओं ने तब यह निर्णय लिया कि जब तक हिंदी पूर्णतः विकसित नहीं हो जाती, सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी ही प्रयुक्त होगी और भारत सरकार हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार के लिए कार्य करती रहेगी। परंतु स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी, अब देखो यहाँ पे पॉइंट कट गया, ठीक है, तो मैं क्षमा चाहूँगा, बट आप लोगों को यहाँ से क्या लिखना है, हिंदी भाषा विरोधी राजनीति। कि जो हिंदी भाषा वो राजनीतिक इनका क्या करते हैं, विरोधी करते हैं। कैसे? क्योंकि भारतीय संविधान में शुरुआत से ही हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया, बट उस समय लोगों का कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पे हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का तात्पर्य होगा, ठीक है। मतलब अंग्रेजी के स्थान पर क्या, हिंदी को प्रतिस्थापित करने के लिए जल्दी करने का तात्पर्य होगा। उसके बाद बताया गया कि हिंदी भाषा जनता पर हिंदी थोपना, हिंदी जो भाषा वो जनता पर क्या करना, हिंदी थोपना। संविधान निर्माताओं ने ये भी कहा, जो संविधान निर्माता है ने तब तक यह निर्णय लिया कि जब तक हिंदी पूर्णतः विकसित नहीं होगा, जब तक हिंदी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जब तक हिंदी का भाषा का विकसित नहीं हो जाती तब तक सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी ही प्रयुक्त होगी। तब तक उनका ये कहना था कि जो अंग्रेजी सरकारी भाषा के रूप में क्या होगा, अंग्रेजी ही प्रयुक्त होगा और भारत सरकार हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार के लिए कार्य करती रहेगी। और भारत सरकार हिंदी भाषा के लिए क्या करेगी, विकास का और विस्तार का कार्य करेगी। मतलब समझे, सरकारी के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हिंदी भाषा का विकास के लिए और विस्तार के लिए सरकार कार्य करती रहेगी। ये आपको लिख देना, ठीक है। टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने अपना लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने नहीं लिख पाया ज़्यादा, ठीक है। राज्यों में भाषाई विवाद। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने के बावजूद राज्यों के अंतर्गत एवं सीमा पर भाषाई विवाद देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने के बावजूद भी राज्यों के अंतर्गत एवं सीमा पर, मतलब अब जब बांट भी दिया गया अलग अलग राज्यों को, तो बस सीमा मतलब ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ तक मेरा सीमा है, यहाँ तक मेरा सीमा, इस पर भी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा पर स्थित बेलगांव असम में बंगाली और असमी भाषा को लेकर भी हमेशा उग्र विवाद वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल इसका लाभ उठाने के लिए ऐसे विरोध को और उग्र कर देते हैं। और क्या करते हैं पता है, राजनीतिक दल वाले जो विपक्ष पार्टी वाले होते हैं ना, वो थोड़ा सा बस मौका देखते हैं कि कहाँ पे आंदोलन हो रहा है, कहाँ पे विद्रोह हो रहा है, और वो और उनको छेड़ देने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इससे हमारा देश क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है। अन्य भाषाओं की मान्यता की राजनीति। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। उसके बावजूद मांग थमी नहीं, उसके बावजूद भी 22 भाषा को बताइए, उसके बावजूद भी मांग और बढ़ता गया। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
लोगों कई क्षेत्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, मंडारी हो गया आदि, ठीक है। तो ये सब भाषा को हमारे यहाँ पे अनुसूचियों में शामिल करने के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट है 5वां, भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति। यानी कि भाषाई आधार पर अनेक राज्यों के निर्माण के बावजूद भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या भी वैसे ही बनी हुई है। यह अल्पसंख्यक वर्ग अनेक प्रकारों से अपने भाषाएं संरक्षण की मांग कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिसका जनसंख्या कम है, वो भी अपने भाषाएं के लिए क्या कर रही है, आंदोलन करती है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में उर्दू, कर्नाटक में मराठी, पंजाब में हिंदी आदि राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या विद्यमान है और यह यहाँ स्थानीय राजनीति में यहाँ भूमिका भी निभाते हैं। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर मतदान व्यवहार। जो होता है ना व्यवहार, भारत में मतदान व्यवहार भी भाषा के आधार पर किया जाता है। सोचो, भाषा के आधार पर मतदान भी किया जाता है। लोग उसी पार्टी को मत देते हैं जो उनकी भाषा से संबंधित हो या उनकी भाषा की उन्नति के संबंध कार्यरत हो। सोचो, वैसे भी आज के टाइम में लोग जाति, धर्म, भाषा के आधार पर ही वोट देते हैं कि हमारा भाषा बोलने वाला कौन है, हमारा जाति के लोग कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो अच्छा काम करता है उनको हमेशा क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा संबंधित विवाद ने भारत की राष्ट्रीय एकता को दुष्प्रभावित किया है, ठीक है। जो भाषा संबंधित विवाद हमारे भारत को क्या किया, तोड़ा है और इसने देश के समक्ष प्रशासनिक समस्या भी उत्पन्न किया है। और इससे हमारे देश में प्रशासनिक समस्या मतलब क्या, जब विद्रोह कर देता है तो उसको संभालने के लिए प्रशासन जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक समस्या भी क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है। ऐसे अनेक अवसर पर राजनीतिक दलों ने भाषा की समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किए और वर्तमान में भी ऐसे प्रवृत्ति देखी जा रही है। और इससे क्या हो जाती है, इस विद्रोह से राजनीतिक दल वाले भी फायदा मौका उठाने का प्रयास करती है और ये बातें आज भी प्रचलित है और ये सिस्टम आज भी चल रही है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने बताने का प्रयास किया। मैंने पहली बार ऐसा डायरेक्टली मैंने फोटो क्लिक करके मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। अपना लैंग्वेज में नहीं लिख पाए, मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बाकी मैं आगे आप लोगों का DSC पेपर का, फिर कोर 14 का, ये सब का तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। अब किसी और का तैयारी नहीं करवाना है, उधर मैं BBU यूनिवर्सिटी में बिजी था, ठीक है। अब आप लोग के लिए BBM की यूनिवर्सिटी का ही तैयारी कराना है, ठीक है। तो एक अच्छा सा कमेंट करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण का वर्णन करें एवं इसके प्रभावों की समीक्षा करें। इसका भी आंसर मैंने अभी नहीं बनाया था, इसका मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर समय मिलेगा तो मॉडल आयोग की सिफारिश की विशेष संदर्भ में भारत की आरक्षण नीति पढ़ लेना है। अगर सही समय नहीं मिलता तो इसको आप छोड़ सकते हैं।